With that, I welcome you to the next class. This is chapter number 1, 12th class और आज की क्लास में हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कैपेसिटर से पहले हमने बाकी सारी कुछ चीजें देख रखी हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है जिसको मैं Q से सिंबलाइज करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पे चार्ज भी इतना ही होता है लेकिन वो पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। फिर एक न्यूट्रॉन होता है, उस पर कोई चार्ज होता नहीं है, वो न्यूट्रल होता है। सो आई हैव सीन व्हाट इलेक्ट्रिक चार्जेस। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद मैंने एक लॉ सीखा था जिसको मैंने बोला कूलम्स लॉ। हमने देखा कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ मैंने देखा सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड था। फिर अगर मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी थी उसके लिए मैंने सीखा गॉस लॉ। अब ये गॉसेस लॉ था, ये एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए भी वैलिड था। फिर इसी के साथ साथ मैंने और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। और फील्ड के साथ साथ उसके बाद मैंने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और उसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वन लास्ट थिंग जो हमने सीख रखी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये सारी चीजें तुमको आनी चाहिए ताकि हम इस टॉपिक में आगे बढ़ सकें। लेकिन जो कैपेसिटर है वो थोड़ा सा हटके है, प्रोबेबली तुम्हें इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी पुरानी चीजों की, लेकिन तुम साथ साथ में इसको रिवाइज करते जाना। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, अगला चैप्टर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद अगला चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म, उसके बाद अगला चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, फिर ईएमआई। इन सारे टॉपिक्स में तुम्हें ये पिछले वाले जो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कर रखे हैं इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर फर्स्ट ऑफ ऑल एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना, जिसमें हम जैसे कि ये बना देते हैं, ये मैंने क्या बना दिया, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर आगे जब मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा तो वहां पे हम एक चीज बनाएंगे जिसको इंडक्टर बोलेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको, इंडक्टर एल। तो यहाँ पे हम अभी एक चीज बना रहे हैं जिसको मैं बोलता हूँ कैपेसिटेंस। इसका सिंबल कुछ इस तरह से बनता है। सो इसमें जस्ट दो लाइंस बनी है, ये तुम्हारी वायर जा रही है, दो लाइंस सेम लेंथ की। एक हमारे पास बैटरी होती है, बैटरी में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। दिस इज बैटरी, बट दिस इज कैपेसिटेंस। दोनों प्लेट्स का साइज सेम, इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी टेंशन मतलब बाद में हम अच्छे से करेंगे। सो दिस इज कैपेसिटेंस। ये इस तरह से तुम्हारे सर्किट के बीच में लग जाता है। जैसे बहुत सारे मेरे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगा दिया और यहाँ पे इसके अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। और फिर मान लो हमने यहाँ पे एक लगा दी बैटरी, और बहुत कुछ लगता है ना, यहाँ बहुत कुछ लग सकता है। मान लो यहाँ पे हमने लगा दिया एक जीनर डायोड, पीएन जंक्शन लगा दिया, एक यहाँ पे मान लो हमने लगा दिया ट्रांजिस्टर। तो मतलब कि हम काफी सारा सामान यहाँ पे लगा सकते हैं। वो जो काफी सारे हम डिवाइसेस लगा देते हैं, उसी में से एक डिवाइस जो होता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो अभी हम पढ़ाई करेंगे कैपेसिटर की इस चैप्टर में। तो अगली 5 से 6 क्लासेस हम पूरा का पूरा कैपेसिटर के ऊपर स्टडी करेंगे कि ये जो हमने नया डिवाइस सीखा है आज, कैपेसिटेंस, जिसका सिंबल इस तरह से होता है पैरेलल प्लेट्स, ये कैपेसिटर होता क्या है, ये करता क्या है, किस तरह से काम करता है, इसकी पूरी की पूरी कहानी पढ़ेंगे हम, दैट हाउ कैपेसिटर वर्क्स। सबसे पहले तो क्या कैपेसिटर मैंने अपनी आम जिंदगी में कभी देखा है कैपेसिटर? तो अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो कैपेसिटर शायद तुम्हें पता नहीं क्या होता है। ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में होता है, लेकिन हमें आमतौर पे दिखता नहीं है ये। क्योंकि ये दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि ये अंदर लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फैन है, अगर आपके तुम्हारे रूम में आसपास कहीं फैन है, सो जस्ट लुक एट योर फैन। एक तो तुम्हारे फैन के जो 3 वो हैंड्स होंगे वो होंगे, ठीक है। एक तो तुम्हारा फैन इस तरह से होगा, कुछ इस तरह के फैन के हैंड्स लगे होंगे। और फिर ये जो फैन ऊपर वॉल से कनेक्टेड है, लेट्स से ये मेरी वॉल है, ये जो वॉल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक बल्ब टाइप की चीज सी लगी हुई है ना ऐसे करके।
जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ, अगर तुम्हारे रूम में फैन है तो तुम्हें यहाँ पे कुछ दिखेगा? ये थोड़ा सा हमने कवर कर रखे है। ये हमने कवर इसलिए कर रखा है क्योंकि इसके अंदर हमने रखा हुआ है कैपेसिटर। तो मतलब फैन के अंदर भी हमारे पास है कैपेसिटर, और ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में ये कैपेसिटर होता है। फॉर एग्जांपल जो तुम्हारी ट्यूब्स होती है ना, जो लेट्स से यू हैव इलेक्ट्रिकल ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, आजकल तो वो दूसरी आने लगी एलईडी वाली, उसमें ये चीज नहीं होती, लेकिन जो पहले हमारी ट्यूब होती थी ना, उसमें क्या होता था, ये पीछे हमारा बोर्ड होता था, ठीक है, यहाँ पे ट्यूब को कनेक्ट करने के हमारे पास जगह दी होती थी, इसके ऊपर लाके हम एक ट्यूब लगा देते थे। यहाँ पे लाके हमने मान लो ट्यूब लगा दी, यहाँ से कनेक्ट कर दी और यहाँ से भी कनेक्ट कर दी, और ट्यूब के यहाँ पे एक छोटी सी जगह बनी होती है, एक सिलेंड्रिकल कलर का, एक सिलेंड्रिकल शेप का, हम यहाँ पे कुछ ऐसे स्क्रू इन कर देते हैं उसको। कुछ लोग कन्वेंशनली हम इसको स्टार्टर बोल देते हैं, सुना है ना स्टार्टर? तो ये जो स्टार्टर होता है, ये स्टार्टर का टेक्निकल नाम जो है ये है कैपेसिटेंस। अगर तुम्हारे किसी के घर में ये पुरानी तरह की ट्यूब लगी हुई है और वो ट्यूब अभी चल रही है, तो तुम क्या करो, ऊपर जाके इसको स्क्रू, इसको निकाल के ना हटा दो चाहे। अगर तुम इसको हटा दोगे ना, इस कैपेसिटेंस डिवाइस को, फिर भी तुम्हारी ट्यूब चलती रहेगी। क्योंकि इसका काम क्या था, सो द नेम इज स्टार्टर। इसका काम क्या है, ये जस्ट एक बार तुम्हारी ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए ये काम आता है, उसको हम बोलते हैं स्टार्टर। इसी तरह से ये जो तुम्हारा पंखे के अंदर ये कैपेसिटेंस लगा है, ये तुम्हारे पंखे को जस्ट एक बार स्टार्ट करने के लिए काम आता है, और इसको हम बोलते हैं पंखे का स्टार्टर। तो ऑलमोस्ट हर डिवाइस में हमारे पास एक ये डिवाइस लगा होता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्टर। ये किस काम आता है? ये स्टार्टर आता है डिवाइस को इनिशियली स्टार्ट करने के लिए। ओके, आई नो अभी भी तुम्हें पूरा समझ में नहीं आया होगा कि यार ये कैसे स्टार्ट करता है। तो इसको समझने के लिए तुम सोच के देखो, ये मैंने रेजिस्टेंस के साथ लगाया कैपेसिटर, दोनों को साथ साथ में इसलिए लगाया क्योंकि किसी भी चीज को अगर तुम्हें स्टार्ट करना है, मान लो मेरे पास कोई, मैं बल्ब ले आया बाजार से, ठीक है, मैं 100 वॉट का बल्ब ले आया, उसकी रेजिस्टेंस है, लेट्स से कुछ रेजिस्टेंस है उसकी 25 ओम, और मेरे पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज इज 100 वोल्ट। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ओम्स लॉ से, करंट विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर। लेकिन कई बार क्या होता है, ये 4 एम्पियर जो करंट प्रोवाइड करने के लिए ना, जो मेरा एक्चुअल में सर्किट्स में जो करंट फ्लो कर रहा होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतना ही होता है, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, या फिर 2.5 एम्पियर। इससे ज्यादा हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसमें करंट नहीं फ्लो करता। लेकिन किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए शुरू में एकदम से हमें एनर्जी चाहिए होती है, इकट्ठा एनर्जी, है ना। इसको अगर तुम्हें समझना है तो तुम ऐसे समझ लो कि जैसे तुम स्कूटर स्टार्ट करते हो ना, तो शुरू शुरू में क्या करते हो, तुम्हें किक मारनी पड़ती है क्योंकि एकदम से तुम्हें फ्यूल ज्यादा चाहिए होता है, तुम्हें इकट्ठा डीजल चाहिए होता है। फिर एक बार जब तुम्हारा स्कूटर स्टार्ट हो गया, उसके बाद तो तुम एक्सेलरेट करते रहो। देखो स्कूटर में क्या होता है, यहाँ पे ये अगर तुम्हारा इंजन है, सो दिस इज योर इंजन, तो यहाँ पे तुम्हारा एक बड़ा सा फ्यूल टैंक होगा, सो दिस इज योर फ्यूल टैंक, और ये तुम्हारा इंजन, और इसके बीच में क्या है, एक शटर लगा हुआ है। ये शटर थोड़ा सा खुलता है, इसमें से थोड़ा फ्यूल आ जाता है, तो तुम्हारी एक्टिवा थोड़ी सी आगे चली जाती है। फिर से ये शटर खुलता है, थोड़ा और फ्यूल आ जाता है, एक्टिवा थोड़ी और आगे चली जाती है। अगर मैं रेस ज्यादा दे दूं, रेस ज्यादा देने का मतलब क्या है, ये शटर थोड़ा सा बड़ा खुल जाएगा और ज्यादा फ्यूल यहाँ से अंदर आएगा, तो मेरी एक्टिवा तेज चलेगी। दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ एन इंजन एंड अ टैंक, और बीच में ये लगा हुआ हमारे पास शटर जो कि फ्यूल को आने देता है। लेकिन जब शुरू शुरू में स्टार्ट करना होता है ना कोई भी चीज, जब तुम्हें कोई चीज स्टार्ट करनी होती है, तब उस टाइम पे तुम्हें इकट्ठा पेट्रोल चाहिए होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखोगे, नोटिस करोगे, कई बार सर्दी के दिनों में सुबह सुबह हमारा बाइक स्टार्ट नहीं होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस टाइम पे मैकेनिकल हेल्प लेनी पड़ती है। शटर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि भाई मैं पूरा खुल जाऊं और वहां से फ्यूल पूरा आ जाए, तो हम मैकेनिकल हेल्प लेते हैं, हम अपनी बॉडी के मैकेनिक्स की जो शक्ति है उसके द्वारा हम किक मारते हैं। तो लेकिन एक बार जब स्टार्ट हो गया मेरा मोटरसाइकिल, उसके बाद मेरे को बार बार किक मारते रहने की जरूरत नहीं है, उसके बाद तो हैंडल कर लेगा मेरा इंजन। लेकिन शुरू में एक बार इकट्ठी एनर्जी चाहिए होती है किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो तुम्हारा पंखा हो या फिर ट्यूबलाइट हो या फिर कूलर हो या फिर कुछ भी हो।
तुमने पुराने पुराने जमाने के ये कूलर्स देखे होंगे ना, उसमें क्या होता है कि आजकल तो नहीं होते वो, उसमें क्या होता है कि है तो वो पंखा ही बेसिकली, एयर कूलर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है तो वो पंखा ही, लेकिन हम चाहते हैं कि जो मेरा पंखा है वो तो वो हवा देगा ना मेरे को, उस टेम्परेचर की हवा देगा जो टेम्परेचर मेरे आसपास चल रहा है। मान लो भाई मैं राजस्थान में रहता हूँ, वहां पे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है, तो वहां पे मैं अगर पंखा लगा लूं, तो पंखा इज नॉट अ गुड ऑप्शन देयर, क्योंकि वो गर्म हवा देगा मेरे को। तो मैं चाहता हूँ कि हवा तो आए, लेकिन हवा मेरे पास थोड़ी सी ठंडी आए। तो मैं क्या करूंगा, उस पंखे को मैं कवर कर दूंगा किसी नेचुरल मटेरियल से, लेकिन जो अपने एयर कूलर्स होते हैं उसके आसपास हम ऐसे घास वास लगा देते हैं, और हम चाहते हैं कि वो हमेशा गीली रहे घास। सो वी नीड अ मोटर विच विल पुल दिस वाटर अपवर्ड्स, और वो जो पानी ऊपर गया है वो पूरा से घास पे पड़ता रहेगा, जिससे तुम्हारी वो कूलर है वो ठंडी हवा फेंकेगा। हम्म, समझ रहे हो? और एकदम से ऐसे जर्क से किसी चीज को ऊपर उठाने के लिए, अब यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल जो बैटरी वाला सेल है या फिर जो हमारा सर्किट्स में करंट फ्लो कर रहा है वो काम नहीं आता। यहाँ पे हमें एक बार एकदम से जब हमें मोटर को स्टार्ट करना होता है, हमें इकट्ठी एनर्जी चाहिए होती है, वो इकट्ठी एनर्जी हमको प्रोवाइड करने वाला जो सब्सटेंस है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बेसिकली करता क्या है, ये एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है, और जब भी हमें किसी चीज को स्टार्ट करना होता है तो कैपेसिटर हमें इकट्ठी एनर्जी एकदम से लाके दे देता है। ठीक है, दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ अ कैपेसिटर। सो दिस इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, प्लीज नोट दिस डाउन, जो कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज करते हैं, और इसमें एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर ले। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके ये करता क्या है, जब भी हमें इकट्ठी एनर्जी चाहिए होती है किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी डिवाइस को, वो इकट्ठी एनर्जी प्रोवाइड करता है ये कैपेसिटर। हमने रेजिस्टेंस पढ़ रखा है, अब हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। आगे जाके मैग्नेटिज्म में एक और चीज पढ़ेंगे हम, इंडक्टर, उसको हम एल बोलते हैं। फिर इससे हम एक सर्किट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं एलसीआर सर्किट। ठीक है, चलो अभी इस सब में मत जाओ, एलसीआर सर्किट छोड़ दो, एल भी छोड़ दो। फिलहाल के लिए हमने रेजिस्टेंस पढ़ रखा है, अब हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस। सबसे पहले तो कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, इसका सिंबल क्या होता है, इसको हम इस तरह से बनाते हैं कैपेसिटर को। और ये करता क्या है, ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रख लेता है। जब भी किसी डिवाइस को इकट्ठी एनर्जी चाहिए होती है तो कैपेसिटर हमें एकदम से इकट्ठी एनर्जी प्रोवाइड करके दे देता है। दिस इज व्हाट अ कैपेसिटर इज। और कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है कि कितनी एनर्जी ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है। सो एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। दिस इज जस्ट लाइक, मान लो ये तो मेरे पास है रेजिस्टर, इसको तो हम रेजिस्टर बोलते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इट्स, इसकी एबिलिटी है कि भाई ये कितना रेजिस्ट कर सकता है। वो हो जाएगी इसकी रेजिस्टेंस। हम बोलते हैं ना जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना, अ रेजिस्टर ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस, अ रेजिस्टर ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस। इसी तरह से हम बोलेंगे कैपेसिटर के बारे में, अ कैपेसिटर ऑफ 2 फैरेड, दिस इज, इसकी यूनिट होती है फैरेड, अभी हम उस पे आएंगे, ऑफ 2 फैरेड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो तुमको समझ में आ गया होगा कैपेसिटेंस क्या है, उसकी एबिलिटी है कि भाई उसमें कितना वो एनर्जी स्टोर करके रख सकता है अपने अंदर। ओके, नाउ कोई भी सर्किट है मान लो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको एक क्वेश्चन दिखा दूं, किस तरह से तुमको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह से तुमको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो ये सर्किट दे रखा है तुमको, यहाँ पे हमने बैटरी लगा रखी है 10 वोल्ट की, ये मेरे पास कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफैरेड, ये भी एक कैपेसिटेंस है।
यहाँ भी कैपेसिटेंस है, यहाँ भी कैपेसिटेंस है, तुमको टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये दो जो कैपेसिटेंस है ये सीरीज में लगे हुए हैं, फिर इसके साथ ये वाला पैरेलल में लगा हुआ है, फिर इसके साथ ये वाला सीरीज में लगा हुआ है। जैसे हमारा रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला था ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज और फिर रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसके जो फॉर्मूले थे, इसी तरह से हमारे पास फॉर्मूलाज आएंगे कैपेसिटेंस के लिए, जिनको हम बाद में सीखेंगे। तो हम यहाँ से टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, फिर उसके बाद टोटल चार्ज का भी हमारे पास कोई ना कोई फॉर्मूला आएगा, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। सो इन अ नटशेल इस तरह से हमारे पास कैपेसिटेंस बने हुए आएंगे, ठीक है। और किसी भी कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल इसकी जो कैपेसिटेंस है, मैं थोड़ा सा इसको वाइप आउट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ऊपर कैपेसिटेंस आया, इसकी वैल्यू आई है C1 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड। ये जो 20 माइक्रोफैरड वैल्यू हमारे पास आई है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे तुम चाहे 10 वोल्ट बैटरी दो, यहाँ पे चाहे 12 वोल्ट दो, चाहे 14 वोल्ट दो, चाहे यहाँ पे 3 एम्पेयर करंट फ्लो करे, चाहे यहाँ पे 4 एम्पेयर करंट फ्लो करे, 5 एम्पेयर करंट फ्लो करे, एक बार जब तुमने कैपेसिटेंस बना दिया, कैपेसिटेंस बनाने के साथ साथ ही उसकी जो वैल्यू है 20 माइक्रोफैरड, वो भी फिक्स होगी यहीं पे ऑन द स्पॉट। दिस इज जस्ट लाइक जब हम रेजिस्टर बनाते हैं, जब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें हम ये रेजिस्टर बना देते हैं। अब ये रेजिस्टर की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है, हम बोल तो देते हैं कि भाई ये जो रेजिस्टर है दिस डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे वोल्टेज आई, यहाँ पे कुछ करंट आएगा, तो हम बोल देते हैं ना दिस V इज इक्वल टू IR, ये सब हम बोलते हैं। लेकिन तुम ध्यान से देखो, अगर ये जो R है, दिस R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। रेजिस्टेंस की वैल्यू V और I पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। वो तो क्योंकि हम वोल्टेज को चेंज कर देते हैं, मान लो मैंने 10 से 20 वोल्ट कर दी वैल्यू वोल्टेज की, तो जो करंट है वो डबल हो जाएगा, वो 2 एम्पेयर से 4 एम्पेयर हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी रहेगी। रेजिस्टेंस जब एक बार मार्केट में बन गया तो बन गया, रेजिस्टेंस बनता है फैक्ट्री में। जब रेजिस्टेंस बनाया जाता है तो यहाँ पे इस तरह का कुछ रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे कलर कोड्स होते हैं, यहाँ पे मान लो ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है, उस कलर कोड के हिसाब से इसकी वैल्यू आ जाएगी 27 ओम। एक बार जब रेजिस्टर बन गया तो बन गया, उसके बाद रेजिस्टर की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। एंड सिमिलरली कैपेसिटर एक बार बन गया 20 माइक्रोफैरड का, बन गया तो बन गया, उसके बाद कैपेसिटर में तुम सर्किट में कितनी भी वोल्टेज लगाओ, कितना भी करंट यहाँ पे फ्लो करे, कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हो, एमीटर वोल्ट मीटर तुम कुछ भी लगा दो, कैपेसिटर जब तुम्हारा एक बार बन गया और उस कैपेसिटर की वैल्यू आ गई 20 माइक्रोफैरड, अब ये इतनी वैल्यू ही रहेगी, अब ये चेंज नहीं हो सकती। Similarly, this 60 माइक्रोफैरड कैन नॉट बी चेंज्ड नाउ, ये फैक्ट्री में बन चुका। एक बार मैं तुमको फोटो दिखा दूं, इस तरह के कैपेसिटर्स कुछ होते हैं हमारे पास। ये अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स हैं, इसमें कुछ स्फेरिकल कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, कुछ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा भी होगा इसके ऊपर। So I don't know if you're watching this on your phone or laptop. अगर तुम अपने लैपटॉप से देख रहे हो, then I want you to notice this. इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? Let me change my color. Yeah. इसके ऊपर लिखा हुआ है 4.7 माइक्रोफैरड। मतलब कैपेसिटर को बनाते टाइम ही इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो फिक्स हो चुकी है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 4.7 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसके ऊपर हमें वोल्टेज और केल्विन में दे रखा है, इन्होंने वैल्यू नहीं लिखी, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है 4700 माइक्रोफैरड। सो व्हाट आई बेसिकली वांट टू टेल यू इज कि एक बार जब तुम्हारा कैपेसिटर बन गया तो उसके बाद कैपेसिटर की वैल्यू सेम रहेगी। कैपेसिटर की वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन वोल्टेज, डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट। कैपेसिटर इज अ डिवाइस जो फैक्ट्री में बनता है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वोल्टेज, does not depend upon current, does not depend upon power, does not depend upon charge, does not depend upon any of these things, क्योंकि रेजिस्टर भी फैक्ट्री में बनता है, एक बार बन गया जो इसकी वैल्यू बन गई वो बन गई। लेकिन
हमारी जो नीचे कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है, एक बार डेफिनेशन देखिए इन्होंने क्या बोला है हमको। कैपेसिटेंस इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन ईच कंडक्टर। ईच कंडक्टर मतलब यहाँ पे दो कंडक्टर हैं, 1 2, दो प्लेट्स लगी थी ना, इन दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। यहाँ पे जैसे मान लो Q आ गया, यहाँ पे फिर -Q आ गया। दोनों पे सेम चार्ज होगा। आगे जाके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें चार्ज डिफरेंट हो सकता है, बट फॉर द टाइम बिंग एज ऑफ नाउ तुम ये मान लो इसमें चार्ज इस तरह से होगा, एक पे Q होगा, एक पे -Q होगा। तो कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच कंडक्टर, हर कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक चार्ज, टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट वन, और इस पे जो चार्ज है दैट मींस Q बाय डेल्टा V। The capacitance value of a capacitor is measured in farad, named after this guy. अब ये तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि तुम सोच रहे होगे कि भाई हमारी डेफिनेशन में तो हमको ये बता दिया गया कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है मतलब इसकी अगर यूनिट कोई ना कोई होनी चाहिए थी, तो इसकी यूनिट जूल होनी चाहिए थी, है ना। और इसकी यूनिट में जूल तो कहीं पे भी नहीं आया। इसकी यूनिट हमारी क्या बन रही है, दोबारा से पढ़ें एक बार, is the ratio of electric charge to the potential difference। इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर ये मेरा कैपेसिटेंस है, यहां पे मैं वोल्टेज लगा दूं मान लो 10 वोल्ट, तो ये वाला टर्मिनल +10 पे है, ये वाला टर्मिनल 0 पे है, तो ये वाला टर्मिनल भी हो जाएगा 10 पे, ये वाला टर्मिनल हो जाएगा 0 पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस कितना हो गया, 10 वोल्ट दोनों प्लेट्स के बीच में। मान लो इस पे कोई भी चार्ज आके बैठ गया, इस पे चार्ज आ गया 20 कूलम, इधर चार्ज आ गया -20 कूलम। सो इसकी कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन ईच प्लेट, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है हमारी ईच प्लेट पे 20, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10। सो इस कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो वैल्यू आ गई 20/10, विच इज इक्वल टू 2 चार्ज अपॉन वोल्टेज, कूलम्ब पर वोल्टेज। इसको हम 2 फैरेड भी बोलते हैं। ओके, लॉट ऑफ न्यू टर्म्स आर कमिंग इन, ठीक है, ध्यान रखना, थोड़े थोड़े दिनों में तुम्हें कस्टम हो जाओगे ये सारी चीजों के लिए, लेकिन कुछ नई चीजें आ रही हैं तो डरना मत एकदम से। सो कैपेसिटेंस इज चार्ज अपॉन वोल्टेज। अब एक नेचुरल सा क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि यार जो इसकी यूनिट है, इसमें कूलम्ब आ गया, इसमें वोल्टेज आ रही है, ये एनर्जी की यूनिट है, इसमें जूल वूल क्यों नहीं आ रहा भाई, जूल वगैरह आना चाहिए इसमें, है ना, क्योंकि कैपेसिटेंस हमने यही बोला था, इट्स द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी। तो इसमें जूल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम सोच के देखो, हम एक कैपेसिटर बनाने की कोशिश करते हैं, मान लो ये दो प्लेट्स हैं, ये न्यूट्रल है एकदम से, यहाँ पे चार्ज है 0, यहाँ पे चार्ज है 0। तो कैपेसिटर बनता कैसे है, हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन लाके इस पे रखेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन हम लाके इस पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बिकम +E, दिस विल बिकम -E। फिर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो दिस विल बिकम -2E, दिस विल बिकम +2E। और धीरे धीरे ये प्लेट पॉजिटिव होती जाएगी, ये प्लेट नेगेटिव होती जाएगी, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों के बीच में। और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा, तुम नोटिस करके देखो कि उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन यहां से लेके जाना काफी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो प्लेट है ये पहले ही बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रखी है। अब ये जो नेगेटिव प्लेट है ये बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना स्टार्ट कर देगी। मतलब इसके ऊपर ज्यादा चार्ज नहीं आ पाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में। देखो हम तो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज ट्रांसफर कर दें, क्यों, लेकिन
क्योंकि वहां पे डेल्टा वी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हम ज्यादा चार्ज नहीं वहां पे लेके जा पा रहे। इसीलिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला में लेके आना पड़ा डेल्टा वी, दैट फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस what is the charge that can be transferred from one plate to the other? इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ओके, तुम्हें आंसर मिल गया होगा कि वहां पे एनर्जी वर्ड क्यों नहीं आया हमारा। सो वंस अगेन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। ओके, सो ओके, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। आगे चलूं मैं, समझ आ गया या और बताऊं इसके बारे में? ओके, चलो जी, अब हम देखते हैं ये जो कैपेसिटर्स होते हैं ये कितने तरह के होते हैं। सो विल नाउ लुक एट द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो हमारे सिलेबस में जो कैपेसिटर्स हमारे पास हैं, ये तीन तरह के कैपेसिटर्स हमारे सिलेबस में। द फर्स्ट वन इज spherical capacitor. Second one is called parallel plate capacitor, and third one is called cylindrical. ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। पहला वाला जो कैपेसिटर है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, इसके बारे में हम आज पूरी की पूरी पढ़ाई करेंगे। जो दूसरा कैपेसिटर होता है वो इस तरह का होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, जो हम पूरा सर्किट्स में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि एक सर्किट में ये दो प्लेट्स लगी होती हैं, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें एक प्लेट यहाँ पे लगी होती है विच इज पॉजिटिव चार्ज Q, दूसरी प्लेट यहाँ लगी होती है विच इज नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के ऊपर चार्ज इकट्ठा हो जाता है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इनके बीच में कोई ना कोई मीडियम होता है, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसके बीच में स्पेस हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी तुम रख सकते हो इसके बीच में। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन जो प्लेट्स होती हैं वो इस तरह से बनी होती हैं। एक बीच में छोटी प्लेट होती है इस तरह से, ये छोटा सिलेंडर, दिस इज पॉजिटिव चार्ज Q। फिर इसके अराउंड एक हम बड़ा सिलेंडर लगा देते हैं विच इज नेगेटिव चार्ज, सेम लेंथ का। इसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। लेकिन ये जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में बस ये दो ही हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और दोनों के लिए फॉर्मूला तुम्हारा एकदम बिल्कुल सही रहेगा, सेम रहेगा। कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन डेल्टा वी। ठीक है जी, तो चलो जी, हम एक अभी हम ना अपनी एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। तो हम एक क्वेश्चन से सीधा स्टार्ट करते हैं कि स्फेरिकल एक कैपेसिटर मेरे को दे रखा है। ओके, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट कंडक्टर, हाँ, दिस इज कैपेसिटर। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर जिसपे चार्ज Q है और रेडियस है उसका R। हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का हमारा कुछ स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो इस पे मान लो चार्ज है Q और इसका रेडियस हमको दे रखा है R। नाउ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, तुम ये मान सकते हो। और चार्ज तो हमको दे ही रखा है, चार्ज इज इक्वल टू Q। और जो पोटेंशियल होता है किसी भी कैपेसिटर के सरफेस पे या फिर किसी भी स्फीयर के सरफेस पे, जो पोटेंशियल होता है, इसका फॉर्मूला हमने कर रखा है ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ बाय R। पोटेंशियल इज KQ बाय R। ठीक है, ये सारी चीजें तुमको आनी चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखी है। सो आई विल रिप्लेस माई V विद KQ बाय R।
इसको अगर तुम आगे सॉल्व करके देखोगे तो तुम्हारा Q और Q आपस में कट जाएगा. So you will have R upon K. And value of K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. So this should give you 4 pi epsilon naught R. Spherical capacitor की जो capacitance होती है that is 4 pi epsilon naught R. Okay, so if you look at it, this is independent of charge. एक अगर तुम्हारे पास spherical capacitor है, उसका रेडियस R है. अब इस पे तुम 2 कूलम चार्ज रखो, 3 कूलम चार्ज रखो, 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, इसकी जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी. दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. इसकी कैपेसिटेंस विल डिपेंड अपॉन ओनली द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ओके, नाउ अगर ये एकदम से क्लियर है, वी आर कमिंग टू अ फ्यू क्वेश्चंस नाउ. Find the capacitance of a spherical capacitor of radius 1 meter. तो हम फॉर्मूला अपना यूज करेंगे. Capacitance is 4 pi epsilon naught r. रेडियस 1 मीटर दे रखा है, मतलब कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू कितना होगा ये? k की वैल्यू कितनी होती है? 9 into 10 raised to the power 9. This is the opposite of k, so this will be 1 divided by 9 into 10 raised to the power 9 farad. तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो, this is approximately equal to 10 raised to the power minus 10 farad. So can you see कि अगर हमें बहुत ही छोटी सी कैपेसिटेंस चाहिए, बहुत छोटी कैपेसिटेंस के लिए हमको बहुत बड़ा स्फीयर लेना पड़ रहा है. 1 मीटर का जो स्फीयर है उसकी कैपेसिटेंस इतनी कम है. तो अगर हमको ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ज्यादा कैपेसिटेंस के लिए हमको रेडियस बढ़ाना पड़ेगा. मतलब कि अगर हमें प्रॉपर बढ़िया कैपेसिटेंस वाला डिवाइस चाहिए तो हमें बहुत बड़ा स्फीयर यूज करना पड़ेगा. इसीलिए हम स्फेरिकल कैपेसिटर्स को यूज नहीं करते, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर्स हमारे लिए इनकन्वीनियंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़े बड़े स्फीयर लेने पड़ते हैं छोटी सी कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ. अर्थ का रेडियस तुमको पता है, r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर. मतलब मैं ये क्वेश्चन हमने क्यों रखा है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, इसलिए तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम स्फेरिकल कैपेसिटर कितना भी बड़ा ले लो, अर्थ से बड़ा तो नहीं ले सकते ना. अगर हमें अर्थ पे एक्सपेरिमेंट करना है, अगर तुम्हारी लैब अर्थ में है, तो बड़े से बड़ा कैपेसिटर जो तुम्हारे पास हो सकता है वो अर्थ जितना हो सकता है ना. तो जो अर्थ अगर मेरे पास कैपेसिटर है तो उसकी हम कैपेसिटेंस निकाल के देखते हैं. C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, विच इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, मतलब कि इतना मीटर, डिवाइडेड बाय 9 into 10 raised to the power 9. So this is 9 times 7 is 63. 1 2 3 4 5, ये बच गया 10 raised to the power 4. So this is 700
माइक्रोफैरेड। ये हमारे पास आ गया 700 माइक्रोफैरेड। सो व्हाट आई वांट यू टू इमेजिन इज कि अगर तुम बड़े से बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर भी ले लोगे ना, अर्थ से बड़ा तो हम स्फेरिकल कंडक्टर ले नहीं सकते, तो बड़े से बड़ा अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर भी ले लेंगे, उसकी जो कैपेसिटेंस आएगी वो आएगी 700 माइक्रो, यहाँ पे माइक्रो लगा, माइक्रोफैरेड, जो कि बहुत कम कैपेसिटेंस होती है। इसलिए हम कभी भी स्फेरिकल कैपेसिटर्स को यूज नहीं करते। चलो एक चीज करके देखते हैं, हम निकाल के देखते हैं कि अगर हमको 1 फैरेड, लेट्स से हमको कैपेसिटेंस चाहिए 1 फैरेड, तो हम जो स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे, अपना स्फेरिकल कैपेसिटर लेंगे, इसको कैपेसिटर है, ठीक है। ये अभी हम मैं कंडक्टर बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। मैं कौन सा स्फेरिकल कैपेसिटर लूं जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैराडे होगी, मतलब उसका रेडियस कितना होगा, इसको हम निकाल के देखते हैं। C इज इक्वल टू 4πε0r। हमको चाहिए कैपेसिटेंस 1, दिस विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। सो रेडियस कितना आ जाएगा इसका, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 मीटर। मतलब अगर तुमको 1 फैरेड वाला स्फेरिकल कैपेसिटर चाहिए तो तुमको इतनी रेडियस का एक स्फीयर लेके आना पड़ेगा सबसे पहले तो, जो कि तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, ना तो बाजार में अवेलेबल, ना ये तुमको स्पेस में अवेलेबल है कहीं से तुम उठा के ला सको। इसलिए हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो हमारा जो पहले टाइप का कैपेसिटर है, हमने 3 तरह के कैपेसिटर पढ़े ना, जो हमारा पहले तरह का कैपेसिटर है जिसकी में कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4πε0r, इसको हम बिल्कुल नहीं यूज करते। इसको हम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि बहुत कम कैपेसिटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत बड़ा रेडियस चाहिए होता है, इसलिए these are not practically possible to use spherical capacitors। इसलिए जो हम सर्किट में हमेशा कैपेसिटर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है जी। और ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसमें अगर हम बोलें कि यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया Q, यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया नेगेटिव Q, और इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और हमने इस तरह से बैटरी से कनेक्ट किया कि दोनों जो इसके इलेक्ट्रोड्स हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस हो गया डेल्टा V। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी ना U, उसको हम U लिखते हैं। जो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये तो कैपेसिटेंस था, कैपेसिटेंस वाज चार्ज अपॉन वोल्टेज डिफरेंस। अब जो इसमें एनर्जी स्टोर जो रहेगी, दैट एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। This energy stored will be half times charge on each plate times potential difference। ठीक है, आज मैं तुमको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कैपेसिटर की, अभी हमने प्रॉपर सवाल वगैरह इसके स्टार्ट नहीं किए हैं। जस्ट मैं तुमको बता रहा हूँ कैपेसिटर में क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, किसकी स्टडी करेंगे हम। सो energy of a capacitor is half times charge on each plate multiplied by potential difference। और इस फॉर्मूला के तुम कन्वर्ट भी कर सकते हो। लेट्स से तुम, ओके, एनी क्वेश्चंस रिद्धिमा? लेट्स लेट्स से तुमको इस फॉर्मूले में Q नहीं चाहिए, तो तुम Q को रिप्लेस कर दो, यहां से Q को तुम लिख दो C डेल्टा V। Q को हम लिख सकते हैं C डेल्टा V। सो योर एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स, Q को मैं लिख रहा हूं C डेल्टा V, सो दिस वुड बी C इंटू डेल्टा V का स्क्वायर। Okay, this is another way to write the same thing। और अगर मेरे को मान लो यहाँ पे डेल्टा V नहीं चाहिए, तो मैं डेल्टा V की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, Q बाय C। डेल्टा V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q बाय C। तो आई कैन से दिस एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ
क्यू स्क्वायर बाय सी। ये तीन तरीकों से हम एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम बोल सकते हैं दिस एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर क्यू स्क्वायर बाय 2c, या फिर हाफ इंटू सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। ओके, चलो आज की क्लास को ना भी यहीं पे रोकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने शुरू किया कि कैपेसिटर होता क्या है। यहां से शुरू किया हमने। ये एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है अपने अंदर, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। हम्म? और फिर उसके बाद कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है इसकी एबिलिटी कि ये कितना एनर्जी को स्टोर कर पाएगा अपने अंदर। और इस एबिलिटी को हम मेजर कैसे करते हैं? हम मेजर करते हैं दैट दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसकी जो रेशियो आ जाएगी सर्किट में उसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, ये अलग अलग तरह के हमने कैपेसिटर्स देखे, और हमने ये चीज सीखी यहां से कि जो इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो पहले ही मार्क करके रखी है इन्होंने। वो पीछे से ही कैपेसिटर की वैल्यू मार्क होके आई है। हम कैपेसिटर की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते सर्किट के अंदर, वोल्टेज को बदल के, करंट को बदल के, ये सारी चीजें बदल के हम कैपेसिटर की वैल्यू को नहीं बदल सकते। फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका सिंबल किस तरह से आएगा? ये पैरेलल प्लेट की तरह, इस तरह से हम बनाते हैं कैपेसिटर को। और इसकी जो वैल्यू होती है वो फैरेड में हम मेजर करते हैं, माइक्रो फैरेड या फिर फैरेड। तीन तरह के कैपेसिटर्स देखे हमने। उसके बाद सबसे पहला हमने देखा स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा और देखा कि ये ज्यादा काम का है नहीं। कल हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। इसके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है। पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल हमने बस थोड़ा सा पढ़ना था जो हमने अभी पढ़ लिया। और हमने देखा, फिर हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन की आज। हमने कैलकुलेशन करके देखा कि कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाय वी, और स्फीयर के लिए सरफेस पे वोल्टेज क्या होती है? के क्यू बाय आर। थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद हमने देखा दिस कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू आर बाय की के, विच इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू थी, ये बहुत कम वैल्यू आ रही थी। कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम बन रही थी फॉर वेरी लार्ज रेडियस। इसलिए हम स्फेरिकल कैपेसिटर को कभी यूज नहीं करते अपनी जिंदगी में। तो हम जो स्टडी करेंगे मेन हमारे सिलेबस में, वो है सेकंड नंबर वाला, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और कैपेसिटर तुम्हारा पैरेलल प्लेट जब होता है, तो जब सर्किट में लगा होता है, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है? वो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। अगर तुम्हें इसको चार्ज और कैपेसिटेंस में कन्वर्ट करना है, या फिर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो तुम इस फॉर्मूले से ही उसको दूसरे फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग C इज इक्वल टू Q बाय V। ठीक है जी। तो ये थी कुछ बेसिक सी इंट्रोडक्शन कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर होता क्या है, और स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, सिंबल क्या होता है, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, एंड सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हाउ कैपेसिटर लुक्स लाइक। कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कैपेसिटर की पूरी इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि जब हम सीरीज में लगाते हैं। अगर मान लो मैंने दो कैपेसिटर्स को इस तरह से लगा दिया, तो कल हम देखेंगे सीरीज में लगाने पे इनका जो नेट कैपेसिटेंस आएगा सीरीज में लगाने से वो क्या होगा। या फिर अगर मैंने दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा दिया इस तरह से,
अगर दोनों को पैरेलल में लगा दिया तो उसके बाद रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा। फिर हम कुछ और सर्किट डायग्राम देखेंगे कि अगर सीरीज में लगा दिया तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, अगर पैरेलल में लगा दिया तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, अगर सीरीज में लगा दिया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, अगर पैरेलल में लगा दिया तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम क्लास को मिस मत करना, क्योंकि अगर तुमने कल की क्लास मिस कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ कैपेसिटेंस समझ नहीं आएगा। अगर तुमने कल की क्लास मिस कर दी इसका मतलब ये है कि तुम्हें अगले 3-4 चैप्टर समझ नहीं आएंगे। ये पूरा लिंक में चलता है, ये मैंने तुमको पहले भी बता रखा होगा। जो पहले 5 चैप्टर्स हैं, ये पहले 5 चैप्टर्स आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट स्किप एनी ऑफ द क्लासेस। ठीक है जी, so this was all in capacitance for today's class. I'll see you tomorrow, और